अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में दो अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले कि अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा हो गया है, लेकिन इस हवाले से बराह रास्त अमरीकी अथॉरिटीज़ या इसराइल की तरफ से कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया, बल्कि इसराइली सदर का तो ये कहना है कि हमास के साथ बातचीत नहीं हो सकती। इसके ऊपर भी मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे। और एक बहुत अहम इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकर साहब ने, जिन्होंने एक बड़ी ब्लंट स्टेटमेंट दी है और लगता है कि इसके दूरस्थ नताइज होंगे और शायद पाकिस्तान ने अपनी स्टेट पॉलिसी ज़्यादा वाज़ेह कर दी है। ये वज़ीर आज़म के मुँह से ही बात आने के बाद उनका ये कहना है कि अफ़गान तालिबान को अच्छी तरह पता है कि TTP अफ़गानिस्तान में कहाँ छुपी हुई है। क्या ये रिलेटेड है उस एक्सपल्शन से जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ की पाकिस्तान में हो रही है, उस वेव के साथ टेररिज्म की जो बढ़ी है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब ज्वाइन करें, सैयद मोहम्मद अली साहब मुझे ज्वाइन करें, डॉक्टर हुमा बकाई जी। हुमा बकाई साहबा प्लीज़ इस पे आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगी कि वाशिंगटन पोस्ट की ये खबर है कि जंगबंदी हो चुकी है इसराइल और हमास के दरमियान, लेकिन जो इसराइली सदर हैं उनकी भी स्टेटमेंट्स कुछ और कहती हैं और जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ हैं वो ये कहते हैं कि हम दोनों से बात करें। लेकिन आप इस रिपोर्ट को कितना संजीदगी से लेंगी? आपको लगता है कि यू कैन सेंस अ वे फॉरवर्ड आउट ऑफ इट? देखिए, यूजुअली वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट काफ़ी ऑथेंटिक होती हैं, लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट आई, इसको तो जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद ही डिनाई कर दिया। और उसके बाद भी आपको लगता है कि एक एम्बिग्विटी ऑफ सिग्नलिंग है फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि वहाँ से तवातुर के साथ ये कहा जा रहा है कि अगर यरगमाली वापस हो जाएं तो सस्टेनेबल कंस्टेबली लंबा पॉज आ सकता है। यानी सीज फायर और जंग बंदी के हवाले से तो कोई बात भी नहीं कर रहा, और आज 44वां दिन है कंसिस्टेंट बॉम्बिंग का, और ऐसी बॉम्बिंग का जिसमें ना हॉस्पिटल्स को बख्शा गया है और ना स्कूलों को बख्शा गया है। और हॉस्पिटल के हवाले से भी जो बहाना और झूठ इजराइल ने पुटअप किया था, वो उसको नहीं प्रूव कर सके। वहां मीडिया गया और उन्हें कोई हमास के लोग नहीं मिले, और फिर ये कहा गया कि उन्हें खबर मिल गई थी और वो चले गए थे। और बॉम्बिंग जो है अब वो महदूद नहीं है सिर्फ गजा तक, वेस्ट बैंक पे भी बॉम्बिंग हो रही है। और एक कंप्लीट कंसेंसस इमर्ज हुआ है कि जेनोसाइड है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है और इसको कोई नहीं रोक पा रहा। नोबडी इज बीइंग एबल टू रिस्ट्रेन इजराइल। तो चाहे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, जो उनको जिनका जो वाहिद स्टेटमेंट आया है इस पूरी सूरत हाल पे, वो ये है कि उन्हें बच्चों की और सिविलियन अमवात पे अफसोस हुआ है। अगर दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट, जिसको दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी कहा जाता है और जो खुद अमेरिका अपने आप को ग्लोबल लीडरशिप का दावेदार समझता है और किसी को उसकी तरफ बढ़ने या देखने की भी इजाजत नहीं देता, अगर वो इस पूरी एट्रोसिटी पे सिर्फ ये कहता है कि जी हमें अफसोस हुआ, तो सूरत हाल बहुत मकबूल ठीक है। है, प्लीज और ऐसा एक जुमला मुझे और कहने की इजाजत दीजिए। जी देखिए, इट इज नॉट बीइंग बिहाइंड द ज्यूज। ये उन लोग ज्यूज के पीछे नहीं पुष्ट पनाही नहीं है, ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर की पुष्ट पनाही है। क्योंकि उसके घर के सामने भी प्रोटेस्ट हुआ है कि ना तो ये तौरा में है, ना ये मजहब इसकी इजाजत देता है, ना हम ज्यूज इसका साथ देते हैं। तो ये इस वक्त इजरायली इस्टेब्लिशमेंट है जिसकी पुष्टपनाही अमेरिका कर रही है, ना इजराइल की पुष्टपनाही कर रही है, ना ज्यूज की पुष्टपनाही कर रही है। जी, ये क्योंकि वो भी इसके खिलाफ बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है, इसके ऊपर बात करते हैं। ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब, ऑल्दो मैं कुछ और पॉइंट आपके सामने रखना चाहती, लेकिन मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए। अगर ये एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है तो डू यू थिंक इट शुड बी डेल्ट डिफरेंटली, या ममालिक में ये रियलाइजेशन होनी चाहिए जो हुमा बकाई साहबा बात करी हैं? जो डॉक्टर साहब ने बात की है वो ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज भी ऐड कर लीजिएगा। कोई याद, जो ये सिर्फ नेतन्याहू का सवाल नहीं है, ये एक ये एक फिलॉसफी, एक सोच और एक रिलीजियस मैनिपुलेशन का सवाल है। क्योंकि नेतन्याहू ने जो तकरीर की है, उसमें अपनी पब्लिक स्पीच जो की है, उसके अंदर उसने बाइबल का रेफरेंस इस्तेमाल किया है। 1.5 सैमुअल से जो उसने कहा है कि बाइबल हमें ये कहती है कि आप जेनोसाइड करो, और हम उन 3000 लोगों की याद में कर रहे हैं
जो पहले मरे हुए हैं, और हमें ये बताया जाता है, वो कहता है कि जी बाइबल के जरिए कि आप औरतों को मारो, बच्चों को मारो, इवन उनके जानवरों को मारो, शीप्स को मारो। अब ये है वो मजहबी बेस। दूसरी बात ये एक है कि जो देयर आर टू थिंग एग्जिस्टिंग इन दैट उस खित्ते में। एक है ज़ियोनिज़्म जो यहूदियत से आगे है। यहूदी एज ए रिलीजन, जैसे हर एक जानता है कि वो किसी भी तरीक़ाकार से कोई भी मजहब जो है वो जेनोसाइड की तरगीब नहीं देता, लेकिन ज़ियोनिज़्म जो है, ज़ियोनिस्ट जो हैं, वो जेनोसाइड की तरगीब देते हैं कि लोगों को मार के अपना मुल्क बनाओ। आपको पता है क्रिश्चियन ज़ियोनिज़्म जो था वो यहूदी जो ज़ियोनिज़्म से पहले भी वक़ूफ़ पज़ीर हुआ था। और ये जो मिक्सचर है क्रिश्चियन ज़ियोनिज़्म जैसे नियोकॉन्स का और ये ज़ियोनिस्ट का जो मिक्सचर है, जो आपको फेडरल रिजर्व में नजर आता है, जो आपको अमेरिकन कांग्रेस में नजर आता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया का ताकतवरीन प्रेसिडेंट है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैव बीन हार्बरिंग टेररिज्म, दे हैव बीन फाइनेंसिंग टेररिज्म इन द वर्ल्ड, दे हैव बीन सैंक्शनिंग टेररिज्म इन द वर्ल्ड। आपने बुश के जमाने में देखा क्या दहशतगर्दी हुई। इराक पे हमला करना दहशतगर्दी नहीं थी, लिबिया पे हमला करना दहशतगर्दी नहीं थी। आपने देखा सीरिया पे हमला करना दहशतगर्दी नहीं थी, वो सैंक्शन था भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट। बाहर ब्लैक साइट बनाना दहशतगर्दी नहीं थी, लोगों को जुल्म करना, उनको लटकाना ले जाके। जी आपको बिल्कुल पता है बिगेरी साहब, इसमें मैं इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। सईद मोहम्मद अली साहब, कल मेरे साथ सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब मौजूद थे और रिसेंटली गज़ा के नेबरिंग एरिया से होके आए हैं, और उन्होंने गज़ा में काम करने वाली रेड क्रेसेंट और यूनाइटेड नेशंस के लोगों से बात की। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे बहुत हेल्पलेस नज़र आती हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये तो हमारी हिस्ट्री का सबसे मुश्किल तरीन दौर है जो हम प्रोफेशनली यहाँ पे देख रहे हैं। हमारा अपना 1000 कारकुन मारा गया है। तो इस कदर हेल्पलेसनेस के साथ अगर कोई अखबार ये रिपोर्ट कर भी दे कि जंगबंदी हो रही है, तो ये मामला किस तरफ जाएगा, कहाँ पे इसको हॉल्ट आएगा, कहाँ पे रुकेगा? शुक्रिया जनाब। देखिए, मैं मुख्तसरन जो मैंने अभी बात सुनी है उसको आगे बढ़ाते हैं। और मैं थोड़ा सा देखें, इस जंग को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक अंदाज़े फ़िक्र ये है कि आप नॉर्मेटिव और उसूली बेसिस पे देखें कि जी अक़वाम मुत्तहिदा को जंग बंद करानी चाहिए, हकूक़ का एहतराम होना चाहिए, आलमी क़वानीन को फ़ॉलो किया जाना चाहिए, सारे इंसान बराबर होते हैं, वगैरह वगैरह। ये एक उसूली और नज़रियाती सोच है। दूसरा एक हकीकत पसंदाना या रियलिस्ट पैराडाइम से आप देख सकते हैं, और वो उसका जो सबसे पुराना 5000 साल पहला उसूल है वो ये है कि जी है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजा। तो इशू ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन हक पे है कौन बातिल पे है। इशू ये है कि पावरफुल कौन है और क्या कमज़ोर जो है अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक ज़ालिम और ताकतवर क़ुव्वत के ख़िलाफ़ कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली तारीख़ आपको ये नहीं बताती। जी, अब एक और रिपोर्ट है इजरायली एजेंसीज की तरफ से कि हमास एग्जैक्टली नहीं इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने है, अच्छा। उसमें आप देखिए तो ये कोई नई बात क्या है इसमें। मतलब अभी बोस्निया की जंग हुई है, 30 साल गुजरे हैं। आप अभी गूगल कर लें, आपको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की फिगर्स मिल जाएंगी। 1 लाख लोगों को उसमें शहीद किया गया। ठीक है, आप वॉशिंगटन पोस्ट का हवाला दे रही है ना, वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी गूगल पे मौजूद है कि स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक वॉर ऑन टेरर में पिछले 22 साल में 4.6 मिलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, 46 लाख लोग शहीद हुए हैं। तो वो सारे तो टेररिस्ट नहीं थे। अच्छा, फिर चौथा पहलू ये है कि ये हुस्न इत्तेफाक है कि यूक्रेन के अलावा पिछले 23 साल से सारी जंगें मुसलमान मुल्कों में ही हो रही हैं। तो जब आप इन चीजों को ऐड अप करते हैं तो आपको 3 हकायक सामने आते हैं। देखें, जो वर्ल्ड ऑर्डर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जी पहला जी था वो ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा कि जो जंग बंदी कराएगा, अमन कायम करेगा। दूसरा सतून आलमी कवानीन थे और तीसरा सतून ह्यूमन राइट्स थे। और ये तीनों सतून आपको नाकाम नजर आते हैं ग्लोबल साउथ और खुसूसन मुस्लिम ममालिक के हुकूक का, आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करने में और साथ ही साथ जंग बंदी कराने में। लेकिन तमाम ग्रेट पार्ट जो हैं वो अपने पावर को इस्तेमाल भी करते हैं, उनको कोई रिस्ट्रेन भी नहीं कर सकता, उनके ऊपर कोई पाबंदियां भी नहीं लगा सकता। और आप तमाम ग्लोबल साउथ के ममालिक सिर्फ तशवीश का इजहार करते हैं या कंडेम करते हैं। तो ये हकीकत हमें बताना जरूरी है ताकि अवाम जो है ना, उनकी गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत इन इदारों से ना हो।
आखिरी बात यह कि चूंकि इसराइल एक एटमी ताकत है, तो हकीकत पसंदाना अंदाज में अगेन कोई मुल्क जो है इस खित्ते का, चाहे उसकी अराजी पे इसने कब्जा ही क्यों ना किया हो, लबनान हो गया, फलस्तीन हो गया, शाम हो गया, उर्दन हो गया, इन सब की अराजी पे कब्जा किया हुआ है इस वक्त इसराइल ने। तो उनमें ये सलाहियत या उनके पास ये पॉलिसी ऑप्शन नहीं है कि वो जंग करके उनके खिलाफ अपनी जमीन ले सके। तो बात दरअसल ये है कि अगर ये जंग चलेगी तो ये चलेगी, और हाँ, असल जो वाहिद डोमेन है जिसमें आपको इनकी सिंपैथी और सपोर्ट नजर आ रही है, वो किसी हद तक डेवलपिंग वर्ल्ड की डिप्लोमेसी है, यूएनजीए में, या मीडिया में उनकी आवाज या तशवीश या गमो गुस्से का इजहार हो रहा है, या स्ट्रीट सेंटिमेंट बढ़ रहा है। और वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी के बारे में मैं सिर्फ एक बात कह के बात कंप्लीट करूं कि उसका मकसद भी जो यूएस गवर्नमेंट का की पॉलिटिकल कॉस्ट कम करना है इसराइल की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट और अलायंस की, क्योंकि उसको ये इदराक हो रहा है कि इसराइल की खुल्लम खुल्ला सिफारती, दिफाई और माशी मदद जो कि वो कर रहा है, वो पॉपुलर लेवल पे उसके लिए पॉलिटिकली कॉस्टली है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेना है और उसके बाद एक बहुत अहम रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद हुमा बकाई साहबा। एक रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि हमास का फेस्टिवल पर हमले का इरादा नहीं था, अमवात की जिम्मेदारी सहूनी फोर्सेस के ऊपर है। आप इस रिपोर्ट के ऊपर किस तरह से कमेंट करेंगे और हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या एक चांस मिल रहा है, कंपनसेट हो रहा है जो एक इम्प्रेशन ख़राब हो गया था कि हमास ने पहले हमला किया और फिर ये भी कहा जा रहा था कि आउट ऑफ डेस्परेशन है, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या क्लैरिटी आपको नज़र आती है कि जी हमास का प्लान नहीं था और बाद में वो सब दूसरी फोर्सेस ने किया? मेरा ख्याल है कि जब ये अनफोल्ड होगा कि ये हमला किस तरह हुआ और हाउ इजराइल, मतलब मैं समझती हूँ ये इजराइल का इंतहाई बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि ये हमला हो पाया, क्योंकि 50 साल बाद इस किस्म का हमला आपने देखा इजराइल के ऊपर। और इमीडिएटली भी उनके यहाँ से यही स्टेटमेंट आया था कि जी हम बाद में देखेंगे ये क्यों हो पाया, अभी तो ये हमारा 9/11 है और ये हमारा पर्ल हार्बर है। अब ये रिपोर्ट भी आ गई कि जो अमवात हमास के खाते में लिखी जा रही थी वो अमवात इजरायली फोर्सेस के अपने हाथों हुई। और कुछ शुरू में मैं अगर आपकी ध्यान उस तरफ ले जाऊं, जो रिपोर्ट्स आई थी यरगमालियों के हवाले से, जहां बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा था, जो यरगमालियों की रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि जो हमास के लोग थे वो हमारे साथ सिविलाइज थे, वो कहते थे हम मुसलमान हैं और हम औरतों और बच्चों के साथ ज्यादती नहीं करते। ये रिपोर्ट्स मैंने वेस्टर्न मीडिया पे भी चलती हुई देखी हैं। तो एसेंशियली मेरा ख्याल है कि यस, इजराइल एक धूंज में था, एक गुस्से में था, और अब जब ये 44 दिन तक, देखिए 44 दिन तक 12,000 आदमी कोल्ड ब्लड में मार देना और इंटरनेशनल कम्युनिटी का चूं भी ना करना, रीजनल पावर्स का चूं भी ना करना, तो थप्पड़ है हमारी पूरी दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर। ये तो शुरुआत हो गई एंड ऑफ ऑर्डर पॉलिटिक्स की, ये शुरुआत हो गई। मेरा ख्याल है कि जिस तरह लीग ऑफ नेशंस डिसॉल्व हुई थी, अब यूनाइटेड नेशंस को भी डिसॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर सकती, अगर कोई पूरी दुनिया में इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि इजरायली अग्रेशन को रिस्ट्रेन करे, और जो लोग इजराइल की पुष्टपनाही करते हैं वो उसको आम कर रहे हैं, उसको कमर पे थपकी दे रहे हैं, इसकी इजाजत दे रहे हैं, सीज फायर की बात भी करने को तैयार नहीं है, यरगमालियों को वापस लेने के लिए कहा जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज हो जाएगा, यानी सांस लेने के लिए, पानी देने के लिए, खाना देने के लिए, दवा देने के लिए जो रास्ता बनाया जाएगा उसके बदले में भी उन्हें कुछ चाहिए। और जब वहां पे भी बात होती है तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हमारी हमास से कोई बात नहीं हुई है। तो ये तो हम ऐसी लॉलेसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं जी, बल्कि बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। मुझे आप एक जुमला बस मुझे और कहने दीजिए, फिर मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगी। देखिए, अभी एशिया पैसिफिक समिट की साइडलाइंस पर चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की बाइडेन ने, ठीक है जी, और वहाँ जो उनका एम और ऑब्जेक्टिव था वो लार्जली ये था कि वो जोर डाले ईरानियन
लीडरशिप पे कि वो इस जंग को फैलने ना दें। सवाल ये है कि क्या अमेरिका ग्लोबल लीडरशिप का बारे में बात भी कर सकता है अगर उसका पूरा मंशा ये है कि इजराइल को सपोर्ट करे और किसी को भी पैलेस्टाइन की फेवर में आगे ना आने दे। उसके लिए अगर उसको चाइना से भी बात करनी पड़ रही है और उसको वो कह रहे हैं, उसको एक लफ्ज दे रहे हैं बड़ा खूबसूरत, कोलैबोरेटेड डी एस्केलेशन, जिसमें उनका अपना माशी फायदा है और इस जंग को आगे बढ़ने से रोकने की मंशा है। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्ल्ड ऑर्डर। जी सईद मोहम्मद अली साहब, काइंडली इसको भी एक कॉन्टेक्स्ट में लेके मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने ये भी कहा है कि जंग के खात्मे के बाद गज़ा और मगरबी किनारे को एक ही अथॉरिटी के मातहत होना चाहिए। ये बार बार डिबेट होती है अमेरिका के अंदर। आपको लगता है कि जिस तरह से मुस्लिम ममालिक चुप हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, जो करना भी चाहता है वो भी नहीं कर पा रहा, तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा जिस तरह से वो कह रहे हैं? देखिए, इसराइल की जो पॉलिसी है फ़लस्तीन के हवाले से पिछले 75 साल में मैंने उसमें कोई तब्दीली ना आई है और ना मैं उसमें आने की कोई तवक्को रखता हूँ। देखिए, उसकी पॉलिसी के 4 पहलू हैं, तो आसान अल्फाज में बयान कर देता हूँ। नंबर 1 ये कि जी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करना है। नंबर 2 कि उनको बेदखल करना है। नंबर 3 कि उसके ऊपर नई आबादगारियाँ कायम करनी है, यहूदियों को ला के आबाद करना है। और चौथा ये है कि सिफारती सतह पे इसको हमायत हमेशा से अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका और मगरबी ताकतों की हासिल रही है। तो मैं तो अपनी पहली बात से इसको मरबूत करूंगा आपके सवाल के जवाब को कि मुझे तो नहीं समझ आती कि ये मुस्लिम उम्मा के हवाले से, आलमी कवानीन के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से या अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से जो तवक्कुआत है उसकी बेसिस क्या है। कोई हिस्ट्री में आपको कोई मिसाल मिलती है कि 75 साल में इस इसराइली पॉलिसी को नाकाम बनाया गया हो, या मतलब दफाई तौर पे भी आप कामयाब हुए हो, या आप माली तौर पे उस पर पाबंदियां कोई लगा सके हों, या अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके ऊपर कोई पाबंदियां लगा दी हों। तो मतलब बात यह है कि ये तो ऐसे ही चल रहा है और ये जंग, मौजूदा जंग भी इसी पॉलिसी का कंटिन्यूएशन है। और आखिरी बात मैं समझता हूँ नेतन्याहू साहब ये चाहते हैं कि ये जो शुमाल का उन्होंने हिस्सा आधा तकरीबन खाली करा लिया है गजा का, उसको वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में इलेक्शन विक्ट्री के लिए इस्तेमाल करेंगे कि देखें जी मैंने 75 साल में वो काम किया जो कोई भी इसराइली लीडर नहीं कर सका। मैंने आधा गजा फतह कर लिया और फलस्तीनियों को फारिग कर दिया, वहां से उनको बेदखल कर दिया। तो मैं समझता हूँ जो उनका एंटी मुस्लिम, एंटी फलस्तीन वोट है वो उनको जरूर इस रिकॉग्नाइज करके इस पे वोट देगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये 2 स्टेट सोल्यूशन या फिर एक नई अथॉरिटी बना दी जाए, बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म्स में सोचें, इमोशंस को साइड पे रखें, क्योंकि कोई इस मसले के लिए कोई स्टैंड तो ले नहीं रहा। तो आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों में से क्या ऑप्शन है? अगर हुमा बकाई साहिबा कह रही कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, तो अगर उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में इनमें से कौन सी ऑप्शंस पिक की जा सकती है? वर्ल्ड ऑर्डर तो एक बहुत बड़ी टर्म है ना। वर्ल्ड ऑर्डर तो पूरी दुनिया से ताल्लुक रखता है। हम इस वक्त इजराइल स्पेसिफिक हैं। जब आप इजराइल स्पेसिफिक होती है तो अमेरिकन स्पेसिफिक आपको होना जरूरी है। तो जिस तरह मैंने बताया ना कि अमेरिकन की और जो बाइडन ने 1986 में उसने एक तकरीर की थी और 5 जून 1986 को व्हेन ही वाज अ सेनेटर और फॉरेन रिलेशंस कमेटी में था, और वो तकरीर उसने करते हुए कहा था कि इजराइल जो है इसके ऊपर हमें पॉलिटिक होने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीक़े कार से। और उसके लफ्ज ये थे, गौर से सुनिएगा, कि इफ देयर वाज नो इजराइल वी विल हैव टू इन्वेंट वन इजराइल, बिकॉज हमके ने इजराइल के ऊपर पैसे लगा के उसको खड़ा करना है। यही चीज अभी उसने रिपीट की है 2023 में, जब वो गया है इजराइल का उसने विजिट किया, वो उतरा, उसने नेतन्याहू को थपकी दी है। नेतन्याहू क्रिमिनल है, आपको पता है। उसके अपने मुल्क में उसके खिलाफ एक आवाज उठी है, और वो अगर इलेक्शन वो अगर पैलेस्टाइन ले भी लेता है तो आई डोंट थिंक सो ही कैन विन नेक्स्ट इलेक्शन, बिकॉज इजराइल में या यहूदियत में जो उसके खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही वो अलग है। अब आपको देखना है कि वर्ल्ड ऑर्डर की बजाय इजराइल ऑर्डर क्या है। इजराइल ऑर्डर इज एन अमेरिकन ऑर्डर, अमेरिकन ऑर्डर इज अ ब्रिटिश ऑर्डर। और बरतानिया ने 1948 में यहूदियों को पूरी दुनिया से लाके आबाद किया था। उस वक्त यूके की फौज ने 20,000 फलस्तीनी मार दिए थे। तो ये जो नेक्सस है ना, ये क्रिश्चियन जॉनिज्म का जो नेक्सस है, जिसमें अमेरिका शामिल है, बरतानिया शामिल है, और इजराइल तो है ही दहशतगर्द मुल्क बहुत बड़ा। और अमेरिकन मुसलमान ममालिक इसलिए चुप हैं कि आपको पता है कि दुनिया के 7 से 80
मुख्तलिफ ममालिक में 780 बेसेज हैं अमेरिकन के। कतर में बहुत बड़ा बेस है, बहरीन में एक आपका नेवल बेस है, तो वैसे ही अमेरिकन यूएई में जो उनका बेस है वो आपको पता है कि वहाँ पे अमेरिकन फौजी मौजूद, तो वो तो बोल नहीं सकते, बोलना चाहते भी नहीं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पैलेस्टाइन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मुस्लिम कॉज, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन देयर ओन कॉज एंड देयर ओन इकोनॉमिक रिवाइवल, जिसको वो फोर्सी, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज, वो अपना आज़ादियाँ देना चाहते हैं जो वेस्ट में आज़ादी नहीं वो सऊदी अरब में देना चाहते हैं। उनकी इस चीज़ पे फोकस है। तो इजराइल क्या चाहता है? इजराइल ने तो पहले नेतन्याहू ने जब झंडा लहराया था यूएन में, उसने कहा था कि वी वांट द टेरिटरी, वी डोंट वांट द पीपल। अब वो उस चीज़ पे अमल कर रहा है और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। यानी अमेरिकन जो है 2 नेवल बेस, आपने उनके पता ओहियो क्लास सबमरीन जो है, 4 सबमरीन है अमेरिकन के पास जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है, वो उसने प्लेस कर दिया मेडिटेरियन में इसराइल के पीछे। 2 उसने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर मूव करा दी। तो ये इस इलाके का जो ऑर्डर है, ये जो है ईरान जो है, वो ईरान को पता है, ईरान अभी तक सिर्फ बातें कर रहा है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप कहेंगे मेरे साथ ही रुकिएगा। हुमा बकाई साहिबा, हम देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक कुछ भी नहीं कर रहे, बैकफुट पे हैं, कोई भी अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। और अगर हम बैकफुट पे आके ये सोचें कि किसी भी तरह ये कत्लेआम रुक जाए, तो जो बाइडन प्रपोज करते हैं कि मगरबी किनारे और गज़ा कोई की अथॉरिटी के नीचे ले आएँ, क्या इसी तरह ही हम कोलेटरल डैमेज से बच सकते हैं? आपको लगता है कि यही आइडिया अंडर कंसिडरेशन आ जाएगा कि किसी तरह जंग तो रुके, लोग तो मरना बंद हो, एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन और प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी, वो तो हमें कहीं से नज़र नहीं आ रही, उसकी एक्सपेक्टेशन करना में बड़ा आपका ख्याल है गलत है। कि इस वक्त जो पैलेस्टीनियन है वो ये सोच भी सकता है कि क्या पॉलिटिकल सेटलमेंट होगी इस किस्से की? वो तो रोज लाशें उठा रहा है और बच्चों की मरते बच्चे गिन रहा है। ये जो है ये डाइवर्जन है, इस किस्म के स्टेटमेंट्स देना डाइवर्जन है, क्योंकि वो बात ही नहीं करना चाहते एक जंग बंदी के हवाले से किसी भी सिविलाइज दुनिया में। और ये जंग नहीं है, इसको जंग कहना सबसे बड़ी गलती है। ये चॉम्स्की ने कहा है ये मर्डर है, क्योंकि एक ऐसी लोग जो निहत्थे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके ऊपर आप 3 जगहों से बॉम्बिंग कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आपके साथ हैं, तो ये जो एसिमेट्री ऑफ पावर है, मतलब दूसरी तरफ तो कोई पावर ही नहीं है, ये जो एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स है, ये जो बच्चों का कत्ल आम है, अगर आप ये बातें छोड़कर अब हमें एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि जी व्हाट विल बी द न्यू पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ पैलेस्टाइन, भाई जंग बंदी से करो, लोगों 44 दिन हो गए, लोगों का मरना तो बंद करो। ये बात कहने के बाद मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहती हूँ। देखिए जी, इस किस्म की पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, अगर आप इसको पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस कहें, जिसके नतीजे में इजराइल ने जुल्म का धाना खोला है, ये 50 साल बाद हुई है। जिस वक्त इजराइल कंफर्टेबल हो गया था, वो डिप्लोमेटिक फुटवर्क पे था, इब्राहिम अकॉर्ड्स हो गए थे। अब इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में कन्वर्जेंस होने जा रही थी, जिसके बाद ख्याल किया जा रहा था कि बेशतर मुस्लिम ममालिक भी इजराइल को रिकग्निशन दे दें। तो पैलेस्टाइन ने कहने या हमास ने कह लें तो अपनी जान लगाकर इसको होने से रोका है, क्योंकि फिर तो शायद पैलेस्टाइन का कोई नाम लेवा ही ना रहता, क्योंकि जो उनके ट्रेडिशनल अलाइज थे वो टाइट कन्वर्जेंस में जा रहे थे वेस्ट के साथ, और इजराइल को फैक्टो रिकग्निशन तो थी, अब रियल टाइम रिकग्निशन मिल रही थी। इसको तो पैलेस्टाइन ने लिटरली अपना खून दे के रोक लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तीनों का, बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। हमें खुश आमदीद। इस वक्त ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब ने मुझे ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, अब मुझे बताइएगा कि जो रिसेंटली अनवर काकर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, मुझे लगता है कि मैं आई बीन फ्रिक्वेंटली कवरिंग दीज इशूज़, आई हैव बीन देयर, मुझे लगता है इट इज़ वन ऑफ द ब्लंट स्टेटमेंट्स इन एफ-पाक रिलेशंस कि अफ़गान तालिबान को पता है कि टीटीपी कहाँ है, और वो भी स्टेट लेवल पे आना। आपको लगता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है और इसकी टाइमिंग कितनी आम है? क्योंकि जो अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजीज़ जब गए हैं तो उसका भी रिएक्शन कोई इतना अच्छा नहीं आया अफ़गानिस्तान की तरफ से। जी बिल्कुल, ये बड़ा एरिया ऑफ सीरियस कंसर्न है पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए भी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट
के लिए भी, क्योंकि आप ईस्टर्न बॉर्डर से तवज्जो हटा के तो आप वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ आप जब अटेंशन डाइल्यूट होती है आपकी, तो फिर इस तरह की चीजों को पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे और बायलैटरल लेवल पे उठाने की अशद जरूरत है। बायलैटरल लेवल के ऊपर अफगानिस्तानी जो अबूरी गवर्नमेंट है उसके साथ तो इशू उठाया गया है पहले भी, तरीके तालिबान अफगानिस्तान के साथ, और हमारे दुरानी साहब भी वहां पे जाते रहे जो एक मंजे हुए एम्बेसडर हैं, लेकिन जो रिस्पांस है वो उस तरह से नहीं जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। पिछले तकरीबन 2.25 सालों के अंदर अगस्त 2021 से लेके अब तक, जब से उनकी बुरी गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान में जो टेररिज्म की एक वेव है उसने एक तकवीत पकड़ी है। हालांकि एक्सपेक्टेड ये था कि जब अमेरिकन यहाँ से जाएंगे तो शायद अमन का यहाँ पे जो है वो प्रिवेल करेगी, उसका दौरा होगा। लेकिन बदकिस्मती से आप जो अबूरी गवर्नमेंट है हमारे जो उनकी अफगानी तालिबान की, उन्होंने तरीके तालिबान पाकिस्तान के एलिमेंट्स को जिन्होंने इनका साथ दिया था नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट के साथ लड़ाई करने में, तो उनको मेहमानों की तरह ट्रीट किया। पाकिस्तान ने ठोस जो है शवाहिद भी उनको दिए थे और उनको बताया था कि किस तरह से तरीके तालिबान पाकिस्तान के वहां पे ट्रेनिंग कैंप्स है उसको डिनाई किया गया। लेकिन अब जबकि जोब के अंदर, नौशकी में, पंजगूर में, आपके केपीके और अर्सवाइल फाटा के अंदर जो चीजें हुई हैं, जोब में मियांवाली अटैक के अंदर इवन, तो उसमें जो वेपन इस्तेमाल हुए जो या जो नेशनैलिटी थी उन लोगों की जिन्होंने अटैक किया था, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कि अफगानी जो आप मिसालें दे रहे हैं ये रीसेंट पास्ट की मिसालें हैं, इस पे भी हमने कुछ एक्शन तो नहीं देखा अफगानिस्तान के अंदर कि असलहा कहाँ का था या शनाख्ती कार्ड कहाँ का था। अब इस स्टेटमेंट के बाद आप समझते हैं कि अफगानिस्तान इस कंसर्न को लेके ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त? सेंसिटिव उनको होना चाहिए, लेकिन जिनके पास स्टेक्स कोई ना हो तो फिर वो इस तरह की सेंसिटिविटीज बीच में लाते भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। चूंकि उनका कोई सच कोई स्टेक नहीं है, वो उसी तरह गारों के जमाने के इलाके की जो है उस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके स्टेक्स कोई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ से जाने वाले जो अफगान माजरीन है जो कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बगैर रह रहे थे, साहब इसको थोड़ा वाज़ेह करें, स्टेक्स क्यों नहीं है? पाकिस्तान ने इतना इन्वेस्ट किया है वहाँ पे, ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो सके वो प्रोजेक्ट्स अनफॉर्चुनेटली, लेकिन पैसा लगाया है, एड दी है, अपनी मैन पावर भेजी है, वहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी हैं, मिलियंस को सर्व करना तो दूर की बात। तो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस नहज पे ख़राब होते हैं तो स्टेक्स तो हैं, वो जो एक सपोर्ट है, एक अनकंडीशनल सपोर्ट है, डोंट यू थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट स्टेक फ्रॉम देयर साइड? देखिए, ये वही फिर हजरत अली रजी का वो आता है, कॉल आता है कि जिस पे आप एहसान करें उसके शर से बचें। बदकिस्मती से जो बुरी गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, वो इंडियन जो नैरेटिव है उसकी तरफ ओरिएंटेड ज्यादा नजर आती है, और उसकी रीजन ये है कि इंडिया वहां पे हमसे ज्यादा फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर रहा है। आज अगर अफगानिस्तान आजाद है और वहां से अमेरिकन या दूसरे, इससे पहले रशियंस वापस गए थे, तो इस टाइम पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है और उसके जो मॉरल और मटेरियलिस्टिक सपोर्ट थी, वो तमाम जो चीजें उसकी वजह से इन हालात में। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अफगानी जो तालिबान है, जिनसे शायद हमने एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा लगा ली थी, वो इस तरह से नहीं है। अभी आप देखें, चाबहार से लेके काबुल तक की जो सड़क बनाई गई है वो भी इनकी मर्जी से है। फिर कॉन्सुलेट्स हैं वहां पे, इनकी फॉरेन ऑफिस का दफ्तर बनाया जा रहा है, इनका असेंबली के जो बिल्डिंग है वो बनाई जा रही है इंडियंस की जानिब से। तो पाकिस्तान तो खुद एक इकोनॉमिक क्रंच का शिकार है, तो इकोनॉमिक क्रंच होने की वजह से वो इंडियंस की तरफ देखते हैं। तो इसमें वो अपनी जितनी पुरानी हमारी की हुई भलाई थी या उनके ऊपर एहसानात थे, उन्होंने उनको बलायताक रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमें एक तकलीफ तो जरूर है। you have made it very well established। एक और नुक्ता है, इसके ऊपर बात करते हैं। अब ये जो तकरीबन 1-1.5 लाख लोग, शायद अब इससे ज़्यादा चले गए हों अफगान, आपको लगता है कि ये वापस आ जाएंगे? क्योंकि इनको तो कोई इंसेंटिव्स या फैसिलिटीज़ या जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये चाह रहे हैं इनको नहीं मिले। आपको लगता है कि ये इन्फ्लक्स वापस भी आ सकता है, कम या ज़्यादा तादाद में जो लोग गए हैं? बिल्कुल, ये किसी लेवल पे ये बात उठाई गई थी। उसमें गवर्नमेंट की अप्रोच ये थी कि आप अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ आते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमने इसका कोई वो इस पे इनकार कोई नहीं है। ये नहीं कि आपके लिए हमने सरहदें बंद कर देनी है, सरहदें हमारी खुली रहेंगी, लेकिन वो किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के थ्रू आएंगे, थ्रू पासपोर्ट आएंगे। ऐसे वो नहीं है कि एक पूरा के पूरा एक रेवड़ की सूरत में आते हैं, हजारों लोग यहाँ से जाते हैं, हजारों लोग वहां से आते हैं और अफगान ट्रांजिट ट्रेड का बेसिकली कवर लेते हैं, जिसको कि वो अब्यूज करते हैं, जिन पहियों के ऊपर। एक और नुक्ता मैं इस पर चाहती हूँ कि सभी हम बात करें, क्लियर कीजिएगा। आपको याद होगा कि जब
इनकी ये बुरी हुकूमत आई अफ़गान तालिबान की, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली अलकायदा को भी डिफेंड किया कि वो वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं या वहाँ पे हैं अफ़गानिस्तान में, और यूएस के इंटेंस प्रेशर के बावजूद ये बात हुई, और उन्होंने उनको एक पेज पे काम करने के लिए भी कहा अफ़गानिस्तान के लैंड के ऊपर। लेकिन जब टीटीपी की बात आती है तो अफ़गानिस्तान ना कोई क्लियर स्टांस अपनाता है, बल्कि हमें ये लगता है कि वो इसको ना ओन करना चाहते हैं, ना इसे जान छुड़ाना चाहते हैं, और एक ऐसा स्टांस है जो अनक्लियर है, जिसका नुकसान पाकिस्तान को भी हो रहा है। इसकी क्या वजह है कि वो एक क्लियर पोजीशन क्यों नहीं लेते? ऑन द अदर हैंड 2008 से प्रॉबेबली अब तक उन्होंने एपीएस अटैक का तो खैर शायद किया था, और इतना कंडेम भी नहीं किया टीटीपी को। प्रॉबेबली इसकी ये वजह है कि वो आइडियोलॉजिकली सिमिलर है कि ये जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं इनको मुस्तकबिल में वो कैसा बनाना चाहते हैं। क्या इसकी ये वजह है कि उसको पूरी तरह कंडेम नहीं करते? जी, आपकी जो एनालिसिस अभी आपने बयानी में बोला बिल्कुल ठीक है। उनका जो आइडियोलॉजिकल जो उनकी कन्वर्जेंस है वो तालिबान के साथ कोर्स मिलती है। एक पाकिस्तान है और एक अफगानिस्तान के तालिबान, दोनों की कन्वर्जेंस तो है। इसकी मज़ीद जो रीज़न इसकी वो ये है कि आपकी जो अफगानिस्तानी तालिबान है वो टीटीपी को एज़ अ लीवरेज के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान पे एक प्रेशर बनाए रखें, ताकि एंटी सो कॉल्ड जो वो कहते हैं एंटी अफगानिस्तान पॉलिसी, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे माजरीन को वापस आप भेज रहे हैं, तो लिहाजा वो उसको एज अ लीवरेज एज अ टैग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वन सेकेंडली, ना सिर्फ इनको वो स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे देखते हैं अफगान तालिबान, बल्कि इंडिया भी टीटीपी को चूंकि पुराने रवाबित हैं और उनकी फंडिंग पे यहाँ पे अटैक होते थे, वो भी इनको स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे देखते हैं। तो लिहाजा जो तरीके तालिबान अफगानिस्तान गिर साहब आपको याद होगा कि यूएस पुल आउट से पहले हम यही बात करते थे कि चूंकि अमेरिकन प्रेजेंस है तो इंडिया का इन्फ्लुएंस समझ में आता है। वंस द पावर्स इन अफगान तालिबान हैंड, तो ये वो नेचुरली पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात होंगे, लेकिन ये तो इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। जी, बरक्स इसलिए कि इंडियंस वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक इतनी भी लीवरेज नहीं है, इतना वो खुला हाथ नहीं है कि आप तालिबान को उनकी गवर्नमेंट को या काबुल को डेवलपमेंट के अंदर आप सपोर्ट कर सकें। वीजा भी इंडिया ये नहीं कि बिल्कुल जीरो है, कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। उनको इंटरनेशनली भी जितना दोहा के अंदर जो डायलॉग हुए थे, सारा पीछे पाकिस्तान इसको वो कर रहा था, लेके आगे चल रहा था, लेकिन इंडियंस उसमें फिजिकली वो कर रहे हैं। मजीद ये कि आपके देहरादून वाली जो एकेडमी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसके अंदर जो अफगान नेशनल आर्मी है, उसके ऑफिसर्स वहां से ट्रेन होकर आ रहे हैं। तो जब उनकी आइडियोलॉजी देख के अफगानिस्तान में आके वो ऑपरेट करते हैं, तो वो वही बातें करते हैं, वही सोच रखते हैं जो इंडियन ऑफिसर्स का या इंडियन मिलिट्री का है। तो ये तमाम चीजों को देख के जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और तालिबान जो है, अफगानी जो तालिबान है, वो इसलिए भी टीटीपी को अपने से दूर नहीं करते, क्योंकि उनको ये भी खदशा है कि कहीं ये अलकायदा के साथ या आईएसआईएस के साथ मिलके एक और सिविल वॉर जो है तालिबान गवर्नमेंट के खिलाफ ही ना शुरू कर दें। ठीक है, बहुत मजीद ये आम नुकता। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर अहमद सईद में नासा प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।